किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसकी न्यूमेरिकल्स काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कितने तरह से इससे क्वेश्चंस बनते हैं ना, आप अगर देखने जाओगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन आज हम दोस्तों इसको आसान कैसे बनाने वाले हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आपके लिए इजी हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को फॉलो करोगे। तो आइए पहले हम आपको वो बता दें, काफ़ी लोग नहीं जानते हो कि हमारे बारे में भी। हमारा काम है दोस्तों आपके लिए टॉपिक्स को इजी बनाना, एकदम आसान बनाना, और न्यूमेरिकल्स यूँ आप सॉल्व कर पाओ ऐसे हम आपको कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और किरण प्रकाशी वाले में हम क्या करने वाले हैं, आपके लिए आसान कैसे बन जाएगा देखिएगा। इसका पूरा कुंडली हम आपके सामने ओपन कर देंगे, ठीक है। चलो देखो क्या होने वाला है हमारे वीडियोस में, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आप क्या क्या देखने वाले हो। देखो पहली चीज, किरण प्रकाशी से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं भाई साहब, किस पैटर्न के बनते हैं, वो सब पहले हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों किरण प्रकाशिकी से छोटे मोटे सवाल बन जाते हैं आपके परावर्तन एंड अपवर्तन से, ठीक है। वही स्नेल का नियम जो आप पढ़े हो ना, जो आपने पढ़ा है स्नेल का लॉ, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रांतिक कोण पर भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, क्रांतिक कोण IC, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। उसके बाद आते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण पे क्वेश्चन, ठीक है। और उससे क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों से नहीं पूछे जा रहे, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों लेंस से सिमिलर ही होता है, आप सब जानते हो दोनों का फॉर्मूला थोड़ा सेम होता है, बस प्लस माइनस का अंतर होता है, ठीक है। और चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि दर्पण में दोस्तों आपका बस एक तरफ दर्पण, दूसरी तरफ पॉलिश होता है। लेंस में क्या होता है, दोनों तरफ आपके दोस्तों लेंस होते हैं, दोनों तरफ फोकस होता है, क्लियर। तो फॉर्मूला में थोड़ा अंतर होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो हम ऐड कर दे रहे हैं इसी में ही दोस्तों, दर्पण भी ऐड कर दे रहे हैं। कुछ दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे इस वीडियो में, पहले आपको परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड छोटे मोटे सवाल करा देंगे, ठीक है। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा देंगे, क्लियर। तो पहला पार्ट तो आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा, चिल मारिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा होता है बेसिक लेवल वो खत्म होगा, क्लियर। तो ऐसे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को, जिससे कि हम जब नोट्स भी देखें बाद में रिवीजन के तौर पे, तो हमें क्लियर रहे कि नहीं यहाँ पे हमने स्नेल नियम से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, हाँ दर्पण से रेटिंग कर लिए, क्रांतिक कोण से रेटिंग ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद लेवल नंबर 2 थोड़ा सा बूस्ट करेंगे लेवल को, और हम थोड़ा लेंस पर आएंगे। किस पर आएंगे, यस लेंस पर आएंगे। और दोस्तों आपको बता दें 10% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 10% सवाल देखे गए हैं कि का जो दोस्तों ताकत है वो 10% का है, लेकिन यहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी होती है आपकी 10 नहीं, 20 नहीं, 50%। मैक्सिमम बार दोस्तों सवाल जो एग्जाम में आ रहा है वो लेंस से ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे भाई। लेंस से हर एक सवाल करेंगे, क्षमता, फोकस दूरी लेंस की, 2-3 लेंस को एक साथ रख दे तो क्या फोकस दूरी होगा, नेट क्षमता कैसे निकालेंगे, क्लियर। और भी रिलेटेड सवाल की प्रतिबिंब का बनने से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में फंस रहे हैं, सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद आपको कराएंगे, ठीक है। 23 का, 24 का, 22 का सारा पेपर हम दोस्तों निकाल कर रिसर्च करते हैं। हमें कोई क्वेश्चन बैंक पे भरोसा नहीं है, क्वेश्चन बैंक पे भरोसा बिल्कुल ही नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, पेपर्स आते हैं, उन सभी पेपर्स को लेकर आते हैं भाई साहब। 2024 के सारे पेपर्स को लाएंगे, 23 के सारे पेपर्स को लाएंगे, 22 के, और सबको देखने के बाद दोस्तों हम आपके लिए लेंस पर रिलेटेड एक वीडियो लेकर आएंगे, और उससे रिलेटेड हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेवल नंबर 2 में लेंस वाला पार्ट हम करेंगे, क्लियर। आगे और कुंडली खोलते हैं भाई, जाइएगा नहीं कहीं। अगला दोस्तों है आपका प्रिज्म, जी हाँ प्रिज्म, और ये आसान है, प्रिज्म बहुत ही आसान है। प्रिज्म आपका बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी ना सेकंड वाली, तो उसमें हम प्रिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। अब भाई वीडियो के ऊपर है, अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो अलग से बनाना पड़ जाएगा। प्रिज्म पर रिलेटेड कुछ बहुत ही आसान इजी सवाल होते हैं, जैसे अपवर्तनांक प्रिज्म का हो गया, क्लियर। प्रिज्म का दोस्तों विचलन वगैरह हो गया, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम करा देंगे लेवल नंबर 3 में। एंड उसके बाद आपका हो गया प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र जो आपने पढ़ा है खगोल सूक्ष्मदर्शी स्टूडेंट्स, एंड पढ़ा है ना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, उस पर भी मान लो क्वेश्चंस बनते हैं और फॉर्मूला बेस बनते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है,
और ये भी हम आपका ख़त्म कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो बाकी तो हो गए 40%, मान लो यहाँ का 20%, यहाँ का 20% आपका हो गया ये। ठीक है, तो कम से कम तो स्टूडेंट्स 3 वीडियो तो लगेगी ही लगेगी, 3 वीडियो तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज हम भी हार्ड बना देंगे आपके लिए, चीज़ें मिक्स करके सब करा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसी में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे जिन्हीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको कुंडली पूरा क्लियर हुआ क्या है ये चैप्टर, कैसे हमें न्यूमेरिकल्स में कमांड हासिल करनी। बाकी डेरिवेशन वगैरह इस चैप्टर का हमने अच्छे से कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे 12th फिजिक्स पार्ट नंबर 2 2025, उस प्लेलिस्ट में आपको डेरिवेशंस मिल जाएंगे इस चैप्टर के, जो कि आप कवर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो डेरिवेशंस को अलग करिए और आइए अब हम न्यूमेरिकल्स को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वीडियो है हमारा ये, और सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आप इसको सॉल्व करिए, तब से हम इसको जरा इरेज मार देते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आज का ये क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होगा जब आपतन कोण 60 डिग्री है। देखिए बहुत ही आसान है, हमें बस कहा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण है, ये आ रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब पहुंची, उस माध्यम में क्या अपवर्तन कोण है वो निकालना है। ठीक है, मतलब कि R। आइए डायग्राम बना देते हैं। ये मान लो हमारा वायु है जहां से किरण आ रही है, ये हमारा वो माध्यम है। क्लियर? माध्यम। ठीक है, ये प्रकाश की किरण हमारी आ रही है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए जिस एंगल पे आती है वो एंगल आप सभी बता दीजिए हमें, तो उसे बोलते हैं हम दोस्तों आपतन कोण। ठीक है, जो कि है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है। और आप बताइए इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? √3 है, मतलब कि ये तो √3 अपवर्तनांक है। वायु का कितना अपवर्तनांक हम मानते हैं? 1 मानते हैं। ठीक है, तो बताइए अब किरण हमारी अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब से पास आएगी? विचलित तो होगी, जाहिर सी बात है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है या तो पास आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन कब पास आती है और कब दूर जाती है स्टूडेंट्स, इसका रीजन आपको बताया था हमने। अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो पास आएगी। ठीक है, पास आएगी। अगर कम होगा तो दूर जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम हुआ तो प्रकाश की किरण दूर जाएगी, अगर ज्यादा है अपवर्तनांक वायु से स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसके पास आ जाएगी। तो आप बताइए स्टूडेंट्स, ये 1 है, ये √3 है, कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है ना, ये वाला ज्यादा है, मतलब कि किरण क्या आ जाएगी हमारी? पास आएगी, अभिलंब के से थोड़ा सा पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस तरह झुका दिया हमने। क्लियर? तो ये जो कोण बना ये तो आप सभी जानते हो, इसको तो बोलेंगे हम R, जो हमें निकालना है। यही R स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है और कुछ नहीं, जो कि स्नेल के नियम से आ जाएगा। हम चाहे डायरेक्ट स्नेल का नियम लगाए सॉल्व हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझे तो स्टूडेंट्स फिर कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि 12th है, उसके बाद आप हाई स्कूल्स में जाओगे, अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो बाद में भी रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं स्नेल का नियम लगाकर। हमें पहले दिया क्या है वो लिख लिया जाता है न्यूमेरिकल्स में। सॉल्व करने से पहले दिया है हमें स्टूडेंट्स आपतन कोण, मतलब कि ये I जो कि कितना है? 60 डिग्री है, और हमें दिया है अपवर्तनांक म्यू, जो कि कितना है? √3 है। ठीक है, चलिए ये दूसरे माध्यम का और पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो स्टूडेंट्स हमारा 1 है ही। तो आइए स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से स्टूडेंट्स, ठीक है, स्नेल का नियम बोलता है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक sin I इक्वल्स टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन, दूसरे माध्यम में कोण क्या होता है? R होता है, तो R। सिंपल, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब कई लोग स्टूडेंट्स कहीं और से पढ़े होंगे तो वो हमेशा ये याद रखते हैं स्टूडेंट्स, क्या ज़्यादातर? ये साइन I बटे में साइन R इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, जबकि अगर आप इसके अंतर में भी जाओगे तो म्यू आपका होता है
1 और इसको जब आगे आप ओपन करोगे तो यही होता है μ2 बटे में μ1 दूसरे माध्यम का अपूर्णांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ये है हमारा अपवर्तन प्रकाश का, अच्छे से पढ़ाया था हमने वहां पर, ठीक है। तो इसी को जब आप इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस गुणा करेंगे आप सभी, तो आपको स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मिलेगा और ये न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा यूजफुल होता है, ठीक है। कहाँ से आया, अच्छे से समझाया। अगर आपने ध्यान सुना होगा तो हमने प्रकाश का अपवर्तन भी एक तरीके से आपको पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया, स्टेटमेंट, स्नेल का नियम, ठीक है। यही है रिवीजन। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाए तो और भी अच्छा है ना। तो आइए अब इसको सॉल्व कर देते। अब आइए न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। μ1 कितना है, 1 है। साइन स्टूडेंट्स आई कितना है, 60 डिग्री है, इक्वल्स टू μ2 कितना है, √3 है, ठीक है। और साइन आर, क्लियर। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए फटाफट आप कॉपी पे। ये हो गया 1/, ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री √3/2 इक्वल्स टू, ये है √3, ये है साइन आर। उसी तरह आप पाएंगे √3 से √3 कटा, सही बात है। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि स्टूडेंट साइन आर बराबर 1/2 बचेगा हमारा, ठीक है। साइन आर इक्वल्स टू 1/2, सही हमने लिखा है ना, साइन आर बराबर 1/2 हमारा फाइनली बचा। यहाँ से स्टूडेंट्स आप आर का वैल्यू बता दीजिए क्या आ जाएगा। आर इक्वल्स टू यस 30 डिग्री, यानी कि आर का वैल्यू यहाँ पर आप 30 रखोगे तभी ना साइन 30 1/2 बनेगा। तो आर का वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, क्लियर हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण 30 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा भाई साहब। चलिए, तो ये तो अभी था बेसिक क्वेश्चन। अब इसी पर ही दोस्तों, स्नेल के नियम पर ही एक अच्छा क्वेश्चन आपको कराते हैं, अगला वाला। वो क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था और ये तो पूछा ही गया था, वो वाला भी पूछा गया है और अच्छा सवाल है स्नेल के नियम पे, इसलिए उसको भी आइए देखते हैं और अच्छे से आपको बताएंगे वो वाला भी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया जाएगा, उसको पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा कि उससे रिलेटेड अगर कैसा भी सवाल एग्जाम में बन जाए तो आप उसको करके आओ, ठीक है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी में जरूर आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है, इससे हमें जानने को मिलता है और अच्छा लगता है कमेंट्स आपके पढ़ के, ठीक है। आप इसको नोट करिए जल्दी से। स्टूडेंट्स आपके लिए मौजूद है ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स सीखने के पर्पज से हमने लिया हुआ है कि आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आप इसमें सीख लो। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम यूज़ करेंगे इस सब कुछ का, जो कि बेस्ट क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आया गया, एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्या आप सीखने वाले हो, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, उस माध्यम में क्रांतिक कोण क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आप यही सीखने वाले हो, क्रांतिक कोण को अच्छे से समझोगे कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्रांतिक कोण पर क्या फॉर्मूला होता है, और सीखेंगे कि अपवर्तनांक प्रकाश की चाल से कैसे आता है ये। चलो स्टार्ट करें। तो देखिए लर्निंग हैशटैग में आप लिख लीजिएगा जो हम बताने वाले हैं आपको, कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती है स्टूडेंट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह जो चाल होती है ना वह निर्वात में होती है भाई, निर्वात में। जैसे कि आपका वायु हो गया, क्लियर, वायु हो गया आपका, उसमें चाल आपकी ये होती है। लेकिन कोई माध्यम आ गया जैसे जल हो गया, कांच हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, इन माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है आपकी इन माध्यम में, ठीक है। जैसे मान लीजिए जल ही है, जल में क्या हो जाएगी, प्रकाश हमारी आ रही है, जैसे ही हमारी जल में घुसेगी स्टूडेंट्स तो आप सभी जानते हो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और झुक भी क्यों गई थी, हमने बताया था क्यों झुकती है, क्योंकि स्पीड कम हो जाता है। यू हाई स्पीड में आ रही है, जैसे ही जल में घुसी तो थोड़ा सा स्पीड कम हो गया तो ऐसे झुक गई भाई, यही रीजन होता है। अब कितना स्पीड है वो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा, प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो भी जल का अपवर्तनांक है स्टूडेंट्स, जल का जो भी अपवर्तनांक है लिक्विड का, निर्वात के सापेक्ष, जैसे एयर है, एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष है जो भी, उससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी म्यू लिख देते हैं हम सभी, कुछ भी लेना, म्यू एन दोनों अपवर्तनांक को ही बताते हैं, ठीक है। तो हमें देखो पूछा है कि माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी है, हमें बता रखा है कि माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो इतना है। माध्यम में प्रकाश की चाल हमें दिया है इस क्वेश्चन में कि स्टूडेंट्स माध्यम में, जैसे जल कांच, उस माध्यम में
किसी मीडियम में, हिंदी में लिखते हैं भाई कोई बात नहीं, किसी माध्यम में जो दोस्तों प्रकाश की चाल है वो कितनी दी है हमें, 1.5 इंटू 10 के पावर 8 ये दिया है हमें, ठीक है। हाँ, और हमें अभी फॉर्मूला भी हमने बताया कि माध्यम में प्रकाश की चाल किसके बराबर होती है, यह होती है प्रकाश की जो चाल है निर्वात में वो बटे में अपवर्तनांक, यही होता है। इसका वैल्यू हमें दिया है मतलब कि 1.5 इंटू 10 के पावर 8, बिल्कुल सही। आपसे पूछा है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक किसके बराबर हो जाएगा, अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप क्या करिए इस म्यू को उधर कर दीजिए, इसको डिवाइड में ला दीजिए, सी इधर सी रहेगा, म्यू को उधर कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 1.5 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर आप सभी को, सी का वैल्यू रख दीजिए जो कि होता है 3 गुणे 10 के घाटे 8 और बटे में 1.5 इंटू 10 के घाटे 8, सॉल्व करेंगे 2 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब कि अपवर्तनांक आपका क्या है, माध्यम का 2 है, सिंपल। अब बात करें क्रांतिक कोण, क्या बात है क्रांतिक कोण पे स्टूडेंट्स। देखिए क्रांतिक कोण तो बहुत ही आसान होता है कि जो आपका क्रांतिक कोण होता है उसको आईसी से दिखाते हैं हम सभी, ठीक है। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है छोटा सा प्यारा सा, ठीक है, वो होता है साइन इनवर्स 1 में म्यू, और इसके अगल बगल आप सभी जानते हो 2 1 होता है, ठीक है। 2 1 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। जैसे ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो जल का अपवर्तनांक पहला माध्यम एयर है, एयर के सापेक्ष, ठीक है, यही बात होती है। क्लियर, तो आई सी किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसका अपवर्तनांक क्या आया था दोस्तों, वायु के सापेक्ष 2 आया था, तो यहां पर आप 2 रख दीजिए एंड आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आई सी का वैल्यू क्या बनेगा, हमें क्या मिलने वाला है, 30 डिग्री मिलने वाला है, ठीक है, सॉल्व करने पर, क्योंकि आपका क्रांतिक कोण भी इजीली। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये में कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम खोलेंगे भी तो कैसे खोलेंगे, म्यू 2 1 को कैसे अगर ओपन करना हो तो कैसे ओपन करेंगे, देखिए पहले भी बता रखा है हमने, क्या कहाँ पर देखो, म्यू 2 1 को कैसे ओपन करोगे, इसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, इस तरीके से ओपन करते हैं। क्लियर, अगर कहीं खोलना पड़े तो ऐसे ही खोल देना, ठीक है। चलिए तो अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले बता दें कि 2 चीजें आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीखी कि किसी भी माध्यम में हम प्रकाश की चाल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला वो है, और क्रांतिक कोण का फॉर्मूला ये है जिस पर क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा लर्निंग्स में, जो भी हम सीख रहे हैं ना उसको अलग से एक पेज में आप लिख लीजिए कि ये आप लिख रहे हो न्यूमेरिकल्स, सॉल्यूशन भी लिखिए, और एक जो भी आप सीख रहे हो सॉल्यूशन के नीचे बॉक्स में 22 लिख देना कि ये हमने सीखा, ठीक है, अच्छा से, जिससे आप रिवीजन करो तो आपको आसानी पड़े। चलिए तो आइए आप इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, और ये एग्जाम में आ चुका है भाई, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्नेल के नियम भी इसमें लगेगा, क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। देखिए पढ़ते हैं एक बार क्या इस क्वेश्चन में क्या ऐसा चीज है कि जो उसको अच्छा बना रहा है। आइए पढ़ते हैं। प्रकाश की किरण माध्यम 1 N1 से माध्यम 2 N2 में प्रवेश करती है, ठीक है, और बोला गया है कि N2 का अपवर्तनांक ज्यादा है N1, और बोला गया है कि N2 ज्यादा है N1 से। यदि परिवर्तित व अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंबवत है तब सिद्ध कीजिए स्टूडेंट्स कि जो IC है वह बराबर है साइन इनवर्स ब्रैकेट में कॉट आई इसके। देखिए अभी आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ दिखा होगा एक शब्द कि परिवर्तित व अपवर्तित किरण एक दूसरे पर लंबवत है, यानी कि अगर किरण हमारी आ रही है दोस्तों किसी दूसरे माध्यम में तो किरण का कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है और कुछ हिस्सा का क्या होता है, अपवर्तन होता है, ठीक है। ये हमने बताया था आपको जब हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो देखिए कुछ किरण आपकी परावर्तित हो गई, ये किरण क्या है आपकी परावर्तित हो गई, इसको बोलते हैं परावर्तित स्टूडेंट्स किरण, और कुछ किरण इस माध्यम में कुछ किरणों का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, ये है किरण आपकी अपवर्तित किरण, ठीक है, ये आपकी है अपवर्तित किरण। क्लियर,
इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। और n2 क्या है, n1 से ज़्यादा है, इसलिए किरण झुक गई है हमारी अभिलंब की ओर। क्लियर। चलिए, तो हमसे एक चीज़ कहा गया है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण ये एक दूसरे पर लंबवत है स्टूडेंट्स, एक दूसरे पर लंबवत है, मतलब कि इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री है, ये हमें बताया है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में खास बात है, ये हमें बस बताया गया है। और हमसे कहा गया है कि आपको सिद्ध करना है कि जो क्रांतिक कोण है वह इसके बराबर होगा, यानी कि क्रांतिक कोण अगर आप निकालोगे तो वह ये आएगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चिंता मत करिए, अपवर्तन हो रहा है ना किरण का, तो स्नेल का नियम चलिए लगाते हैं, ठीक है। स्नेल का नियम लगाने पर लिखिए, स्नेल के नियम से जहां पर भी अपवर्तन हो वहां स्नेल का नियम लगता ही है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या बोलता है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई बराबर होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आर के, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें भाई, आगे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। n1 साइन आई, अरे क्या होगा आगे, सोचिए स्टूडेंट्स, आगे क्या करें, हमें क्या करा जाए। देखिए अल्टीमेटली हमें यही सिद्ध करना है ना कैसे कर कर। इसमें आप देखिए कहीं कहीं आर आपको दिख रहा है, कहीं पर भी आर है ही नहीं। आई सी है, साइन इनवर्स है, कॉट आई है, लेकिन आर नहीं है, मतलब कि यहाँ से स्टूडेंट्स आर का जो व्यंजक है इसको आप गायब करना होगा। तो पहला माइंड हम यही लगाएंगे, कैसे न कैसे कर कर हम आर को गायब करें, ठीक है। तो आइए आर को गायब करते हैं। देखिए अगर ये आई है तो ये भी तो आई होगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन यही बोलता है कि आपतन कोण परावर्तित कोण के बराबर होती है भाई, ये आई तो वो भी आई, ठीक है। चलिए आपकी बात मान ली। अब आगे क्या करें, हमें ये आर को गायब करना है स्टूडेंट्स। आर का एक मान निकाल लेते हैं कैसे न कैसे कर कर सोच कर। ये देखिए, ये हमारा कोण आई दिख रहा है आपको, ये आर है, ये 90 डिग्री है। अगर इन तीनों को जोड़ दें स्टूडेंट्स, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या है, 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो थोड़ा दिमाग चलाना था, फिगर हमें इसलिए बना कर दिया गया था स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पर देख पाएँ कि ये आई, ये 90 और ये वाला आर, अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। आई प्लस 90 प्लस में आर, सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो, आर का ही चाहिए ना वैल्यू, आर किसके बराबर हो जाएगा, हाँ 90 डिग्री माइनस का आई, ये स्टूडेंट्स आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब इसको ही हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। देखिएगा तो n2 साइन आर की जगह पर ये रख देते हैं 90 माइनस आई, ठीक है। अब आर हमें कहीं नहीं दिख रहा है भाई। चलो आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या बनने वाला है, n1 साइन आई इक्वल्स टू n2, ये देखिए साइन 90 माइनस आई को हम लिख सकते हैं कॉस आई, मैथ्स के फॉर्मूले से। उसके बाद देखिए आई तो बना लिया हमने, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, कॉट भी चाहिए। तो कॉट कैसे मिलता है, कॉस अपॉन में साइन, थीटा ही आपका कॉट के बराबर होता है। तो यहाँ तो कॉस दिख रहा है, बस बटे में साइन आ जाए तो ये साइन को हम क्या करते हैं, कॉस के बटे में ला देते हैं ना, ठीक है, ला देते हैं। और n2 को इधर लेते आते हैं भाई, तो n2 को इधर लाया तो n1 के नीचे में आ जाएगा n2, और दूसरी तरफ cos आई है और sin आई को बट्टे में ला दिया, इसके बट्टे में आ गया sin आई, ठीक है, क्लियर। और आगे आप देखोगे n1 बट्टे में n2, ये कन्वर्ट हो जाएगा cot आई में, सॉरी cot आई। अब आगे क्या करें स्टूडेंट्स, चीज़ें तो हमारी बस सेट बैठ गई, कॉट आई आ गया है। आई सी क्रांतिक कोण की एंट्री करानी होगी भाई। क्रांतिक कोण हमने आपके दूसरे क्वेश्चन में समझाया था कि क्रांतिक कोण होता है आई सी बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में म्यू, ठीक है, ये होता है क्रांतिक कोण। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि क्रांतिक कोण क्या होता है, साइन इनवर्स होता है 1 अपॉन में म्यू, और म्यू भी आपका 2/1 ये वाला होता है, क्लियर। और इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2/1 को जब आप रखोगे भाई म्यू 2/1, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, ये हो जाएगा म्यू 2 बाई में म्यू 1। इसको जब आप यहाँ पर रखोगे
स्टूडेंट्स तो μ2 बाई μ1 यहाँ रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर तो μ1 बटे में μ2 यहाँ बनेगा। क्लियर? चलिए, और अपवर्तनांक हमें म्यू के रूप में नहीं दिया, एन के रूप में दे रखा है, हमें एन के रूप में दिखा है n1 n2, तो आप म्यू को आप n1 n2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए μ1 बटे μ2 n1 n2 मान सकते हैं, जिसका मान है cot i। तो साइन इनवर्स इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर आप रख देंगे cot i, और जब आप जैसे ही cot i रखोगे तो IC यानी क्रांति कोण का मान वो ही आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा फिनिश स्टूडेंट्स, खत्म, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? इसलिए स्नेल का नियम हमने लगाया जिससे कि हमें n1 बटे में n2 मिल जाए cot i, फिर क्रांति कोण का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला होता है स्टूडेंट, इसको ओपन करेंगे तो ऐसा बनेगा, ये वाला मान हमने निकाल रखा है यहाँ से, उसको पुट करेंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, सवाल खत्म। यही आसान क्वेश्चन था। ठीक है? और क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिमाग लगाना था आर को गायब करने वाला, आर को गायब कैसे किया हमने, वही बस दिमाग लगाना था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन गया, अदरवाइज क्वेश्चन में जान है ही नहीं। ठीक है? तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, और फिर भी फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह डायग्राम बनाएगा, तो बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा, सवाल बन जाएगा। क्लियर? तो अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं दर्पण से टू आपको चीज़ें बताने सिखाने स्टूडेंट्स। ठीक है? और 2 क्वेश्चन आपको करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन, और उससे पहले एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए पढ़िए सवाल को, आपको दिया हीरे का और कांच का अपवर्तनांक दोनों का। पहला सवाल है हीरे और कांच में दोनों में प्रकाश की चाल निकालिए, फॉर्मूला है लगाइए, निकाल लीजिएगा आप सभी। और सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, आपसे पूछा है कांच का अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष, तो ये भी आप निकाल लीजिएगा। ठीक है? जिसे आप आसानी से कर लोगे। ठीक है? कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दर्पण से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जो 10th में आपको भले ही घुमा फिरा कर बता गई होगी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 10th में दर्पण के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, उसको रिवाइज कर लेते हैं जरा। तो देखिए, आप लर्निंग्स में लिख लीजिएगा, लर्निंग्स में हैशटैग में आप लिखिएगा कि भाई दर्पण क्या है। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। ये होता है आपका अवतल दर्पण स्टूडेंट्स, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण इस तरीके से। ठीक है? ठीक है? ये हो गया अवतल, ये हो गया उत्तल स्टूडेंट्स। ठीक है? इसका जो फोकस होता है वह यहाँ पर होता है, और वस्तु दोस्तों यहाँ पर रखाती है। इसमें क्या होता है, फोकस यहाँ पर, और यहीं पर वस्तु, इसी तरफ वस्तु भी रखी होती है स्टूडेंट्स। और प्लस माइनस का क्या खेल होता है, देखिए प्लस चीज़ें तब आप लेते हो जब डिस्टेंस आपका क्या हो, इधर की ओर हो, इधर की ओर के डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लेते हो, और इधर की ओर जब आप डिस्टेंस नाप रहे हो तो उधर नेगेटिव लेना होता है। ठीक है? इसलिए कहते हैं अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह नेगेटिव होता है। इसका फोकस स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि फोकस इसका इधर की ओर है। आप फोकस कैसे नापोगे, आप इधर से नापोगे ऐसे फोकस, तो इधर की ओर जब आप नाप रहे हो तो फोकस आप नेगेटिव ले लोगे, क्योंकि ये डिसाइडेड है। ठीक है? चलिए वही बात करें उत्तल दर्पण की फोकस की, तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है आप ही बताइए, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? फोकस यहाँ पर है सर, नापेंगे कैसे, इधर की ओर, भाई ऐसे जाएंगे और नापेंगे, हाँ फोकस तो इधर की ओर गए, इसलिए पॉजिटिव लोगे। ठीक है? क्लियर? तो अब हम आते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट्स अलग चीज़ पर, वो है आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता जाननी जरूरी है, इस एम से दिखाते हैं। वो होता है माइनस का v बटे में u, और v u तो आपको पता ही है, v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, और इनका अनुपात और माइनस में। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और यही आवर्धन क्षमता स्टूडेंट्स आपकी प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के भी बराबर होती है। ये सब दोस्तों 10th में हमने पढ़ रखा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं 12th में, थोड़ा सा अच्छा बनाकर उसको। ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु को रखी है, ठीक है? चलिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी, ये तो खैर अभी आसान सवाल है। ठीक है?
हाँ, और क्या फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र स्टूडेंट्स, वो दर्पण सूत्र भी लिखवा देते हैं। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो लिखा ही जाएगा, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इरेज भी तो करना है अभी। चलिए आई होप आपने नोट किया होगा लर्निंग्स को। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका स्टूडेंट्स है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया, हमने बना लिया अवतल दर्पण। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दोस्तों दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु है स्टूडेंट्स जिसकी ऊंचाई क्या है 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोस्तों रखी गई है। ठीक है, तो इधर से आप जाइए कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक वस्तु को स्टूडेंट्स रख दीजिए जिसकी लंबाई है कितना 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, खत्म। और क्या बोला क्या है स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है, यानी कि 15 सेंटीमीटर तो क्या है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर है। यहां पर है इसका फोकस। बहुत अच्छी बात है, हमसे कहा है कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स उस कहां पर बनेगा, कैसा स्थिति होगा वो बताना है। ठीक है, आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है दिया क्या है। आपको दिया है स्टूडेंट्स वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यू कितना है 10 सेंटीमीटर आप लोगे, और आप पता ही है नेगेटिव में लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हम इधर की ओर नाप रहे हैं। याद रखना इधर की ओर की डिस्टेंस को नेगेटिव लोगे, जब उधर की ओर डिस्टेंस लोगे तो पॉजिटिव लेना। ठीक है, नेगेटिव ले लिया। फोकस दूरी कितना होगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई दोस्तों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एच ओ, शॉर्ट में लिखते हैं HO, मतलब कि लिख देते हैं भाई, स्टार्ट है ना अभी क्वेश्चन। वस्तु की ऊंचाई या फिर लंबाई जो भी बोलो, ये कितना है आपका स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि प्रतिबिंब कैसा कहां पर बनेगा, सब निकालना है। आइए लगाते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र ये होता है आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, दर्पण में आपका ये प्लस होता है लेकिन लेंस में ये आपका नेगेटिव होता है, यही प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए इसमें सारे वैल्यूज को आप रखिए। 1/में फोकस कितना है, फोकस है आपका माइनस का 15 इक्वल्स टू, ये तो हमें फाइंड करना है प्लस का 1/में यू कितना है माइनस का 10, यहाँ रखिए। इधर करते हैं आप माइनस का 1/में 15, इसको देखो इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 10 है, इधर आएगा तो प्लस का 1/में 10 हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है हुआ ना, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, और ये बराबर 1/में v। क्लियर, उसके बाद स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करिए, एलसीएम वगैरह लीजिए। एलसीएम होगा 30, ये तो आप कर ही लोगे ना, इतना सॉल्व करने आता है ना आपको, दिल मत तोड़ना भाई, आता है ना स्टूडेंट्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं, ये नहीं कर पाते, मैंने देखा है। तो आपको मैं मान के चला आपको ये आता है करना। 15 दूनी 30, तो माइनस का 2 प्लस में 10 3 30 प्लस का 3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पे v को कैलकुलेट करेंगे सब, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 30। और ये देखो प्लस का आया है स्टूडेंट्स, प्लस का मतलब क्या है, इस प्लस का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब उधर बन रहा है भाई, प्रतिबिंब उधर बन रहा है, और कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, चलिए आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, आप दिखा सकते हो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है आपका कितनी दूरी पर है, जो कि स्टूडेंट्स 30 सेंटीमीटर के दूरी पर हमारा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन एंड हुआ, लेकिन हम एक अलग और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इसी में स्टूडेंट्स, आप हमें निकाल कर बताइए। सेकंड सवाल है हमारा अलग से स्टूडेंट जो एग्जाम में बन सकता है कि प्रतिबिंब की स्टूडेंट्स ऊंचाई, ये हम आपसे पूछ रहे, निकालिए
ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा आवर्धन का फॉर्मूला, ठीक है। हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए आवर्धन का फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि आवर्धन हमारा होता है इक्वल टू माइनस का v बटे में u। यही आपका लिखाता है आगे स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है हमारा। तो हम इनको आपस में रिलेट करके ये हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी तो हमें सब पता है। ये v हमें पता है कितना है, 30 है, प्लस का v का हमने मान रख दिया 30, और u कितना है स्टूडेंट्स, u तो आपका कितना है, ये लिखा है हमने माइनस का 10, ठीक है। लिखेंगे माइनस का 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। और माइनस एक और है ऑलरेडी, एक और बाहर ऑलरेडी माइनस है, लगा दिया हमने। कदम कदम पे प्लस माइनस का खेल है, ध्यान दे दीजिएगा। बराबर में हाइट ऑफ इमेज जो हमें निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप रखिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो गया ना, बस इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये माइनस माइनस तो कट गया आपका भाई, ये सॉल्व करिए। अब क्या ही रह गया है, अब तो ये तो आप ही कर लोगे। ये चलिए आपका जस्ट अभी करिए इसको, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए। जी हाँ, कमेंट में बताइए, घर में नहीं करना है, ये नहीं कि चले गए छोड़ दिए। यहाँ पर कमेंट करिए, आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, कमेंट करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा, ठीक है। हम आपका कमेंट जरूर चेक करेंगे क्या आ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्लियर, चलो हो गया कमेंट, तो आप इसको नोट करिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दर्पण से रिलेटेड। हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण अपने सामने स्टूडेंट्स, ठीक है। एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3, ये 3 लिखा हुआ है भाई, इसको उगना मत पढ़ लेना, ये 3 लिखा हुआ है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए आइए करते हैं। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं सबसे पहले। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। अब इस अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर दूर गए अवतल दर्पण से, और एक वस्तु को रख दिया हमने। चलिए इस वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम h, ठीक है। क्वेश्चन h ऊंचाई का है, तो सबसे पहले लिख दीजिए दिया क्या है। टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन कम रख के चलना है हमें। बनाओ, मन है बना दो, नहीं मन है मत बनाओ, आंसर लाना जरूरी है हमारा। दर्पण के सामने वस्तु कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु की दूरी हो जाएगी माइनस का 10। और माइनस क्यों आया अब मत पूछिएगा भाई, ठीक है। हमसे और क्या बताया हमसे है स्टूडेंट्स, आगे ये दिया है, उसके बाद दिया है हमें कि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगर ये वस्तु इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा, इसका 3 गुना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आवर्धन क्षमता में दे रखा है ये कि ये जो 3 गुना बड़ा, 4 गुना बड़ा, 2 गुना छोटा, इसका मतलब है आवर्धन क्षमता आपको दिया है। इसको आप दिमाग में छाप लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता आपको दिया है क्या, 3 स्टूडेंट्स, और ये नेगेटिव में आप लिखोगे, ठीक है। नेगेटिव में आवर्धन क्षमता लिखोगे। इसका फॉर्मूला भी होता है माइनस का v/u, माइनस लगता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में। चलिए अगर आपसे लिख दिया कि वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि आवर्धन क्षमता माइनस का 4 है। अगर वस्तु का 2 गुना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो भाई साहब 1/2 होगा आवर्धन क्षमता। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी, ये वर्ड का जो गेम होता है। चलिए हमसे पूछा है स्टूडेंट्स वक्रता त्रिज्या, ये हमसे वक्रता त्रिज्या पूछा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वक्रता त्रिज्या तो हम दोस्तों डायरेक्ट नहीं आता है, ये फोकस दूरी से आता है। जो फोकस दूरी उसका दुगना कर दिया जाता है तो वक्रता त्रिज्या मिल जाती है। तो फोकस हम करेंगे फोकस दूरी निकालने पर, क्लियर। चलिए तो फोकस दूरी का कैसे आएगा भाई, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र आप लगाएंगे, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v प्लस का 1/u। u तो पता है लेकिन v का कुछ पता है, नहीं पता v। तो v हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें ज़रूरत है v की। तो हम क्या करते हैं, इस आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है माइनस का v में u स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका वैल्यू है माइनस का 3, ये लिखेंगे हम। फिर उसके बाद माइनस से माइनस कट गया स्टूडेंट्स, v किसके बराबर आ जाएगा, v हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ u,
मतलब कि 3 गुणे में माइनस का 10 स्टूडेंट्स v आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब रख दीजिए सब सारे वैल्यूज, पुट कर दीजिए 1 में f इक्वल्स टू 1 में माइनस का 30 एंड माइनस का 1 में 10 हो जाएगा। ये सब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 में f इक्वल्स टू हो जाएगा, नीचे 30 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भाई 3 एक 30 एक कम 30 माइनस का 10 तिहाई माइनस 10 तिहाई 30 तो माइनस का 3 लिखिए स्टूडेंट्स। सॉल्व करेंगे, फोकस दूरी क्या आया आपका 30 बटे में माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आप फिर बेसिक कैलकुलेशन हम जान रहे हैं आप कर रहे होगे कॉपी में हमारे साथ। डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7.2 सेंटीमीटर। तो ये अभी हमारा क्या आया स्टूडेंट्स, ये अभी हमारा आया फोकस दूरी। ठीक है, एफ आया हमारा। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था वक्रता त्रिज्या। क्लियर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तब वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एफ हो जाएगी, मतलब कि 2 गुणे में स्टूडेंट्स माइनस का 7.25। ठीक है, उसके बाद सॉल्व गुणा करेंगे तो आ जाएगा भाई 7 दूनी 14.5। ठीक है, 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाहो माइनस लगा दो, नहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सॉल्व क्वेश्चन। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में सीखा कि क्वेश्चन का ये वाला लैंग्वेज कैसे पकड़ते हैं, आवर्तन क्षमता कैसे पकड़ते हैं, एम कैसे लिखते हैं भाई, वो हमने सीखा। 3 गुना बड़ा लिख रहा है तो आप 3 लिखिए माइनस का, अगर 3 गुना छोटा लिखेगा तो 1/3 लिखिए माइनस का। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप पकड़ना सीख गए होगे। और ये भी सीखोगे कैसे आवर्धन क्षमता का हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। हमें जरूरत था v का, तो हमने आवर्धन क्षमता का जो मान है उसको यूज करके v का मान निकाल लिया। तो यही चीज़ें टेक्निक हमें यहाँ पर लर्न भी करनी है, ऐसा नहीं कि देखें छापे चले गए, सीखना है साथ में। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। अब जाते जाते स्टूडेंट्स मन कर रहा है एक और क्वेश्चन आपको करा दे क्रांति कोड से संबंधित, और ये क्वेश्चन आपके सामने एक होमवर्क भी है। ये थोड़ा सा दिमाग वाला है, थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे, आसान क्वेश्चन है ये, होमवर्क में आपको दिया हमने, आप कर ले जाओगे, एग्जाम में आया हुआ है 2024 में। ठीक है, तो ट्राई जरूर करिएगा, दिमाग यूज करिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स काफ़ी वीडियो लंबी भी हो गई होगी, जाने का तो मन नहीं कर रहा है। ठीक है, और भी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको फंसे तो आप हमसे पूछिएगा, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। कमेंट में भी पूछ सकते हो आप हमसे, इंस्टा पर भी पूछ सकते हो, इंस्टा पर भी काफ़ी बच्चे अपना क्वेश्चन भेजते हैं, सॉल्यूशन हम उनका जरूर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट जरूर करें, और शेयर अपने फ्रेंड्स को जरूर करना स्टूडेंट्स, जिससे उनकी भी हेल्प हो, उन्हें भी ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से आए। ये तो अभी पार्ट नंबर 1 था, अब पार्ट नंबर 2 में आपसे हम दोस्तों मिलेंगे, जिसमें हम लेन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे, आसान तरीके से हम शुरू करेंगे, सारे तरह के न्यूमेरिकल्स करा देंगे लेन से संबंधित, और जो हम सीखेंगे वो बॉक्स में आप लिखते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मिल जाए इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। तो तब तक के लिए आप खुश रहे और पढ़ते रहे, और एग्जाम में फोड़ कर मचाना है एकदम। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।